SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बखैर व आफ़ियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आज आपको मालूम है कि 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर को खसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जाता है। मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप अपनी कामयाबियों की जानिब गामज़न हैं। हम सब हिम्मत, सलाहियत और अज़म का नाम है और हम अपनी रुकावट को ताकत बनाकर और कामयाबी की सीढ़ी बनाते हैं। सो आप सबके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। मेहनत जारी रखें और मेहनत में ही कामयाबी है। और जो आप चैलेंजेस को अपनी ताकत बनाए रखें और जब आप मुख्तलिफ चैलेंजेस को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ते रहेंगे तो यकीनन आप कामयाब होंगे। कोई भी मुश्किल आपकी कामयाबी में हायल नहीं हो सकेगी। सोचा आज के दिन के हवाले से थोड़ी सी बात कर ली जाए। अब हम जल्द से अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टू मिस राबिया। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो रिमेनिंग एटियोलॉजी ऑफ एटियोलॉजी ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, कॉजेज, प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें 6 डिसऑर्डर को हमने डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग तकरीबन हमने 23 to 25 के करीब विजुअल डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास है कोलोबोमा, माइल फॉर्मेशन ऑफ आई। तो बेसिकली कोलोबोमा है क्या? ये कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन है। ग्लूकोमा नहीं, कोलोबोमा, ठीक है। कोलोबोमा सी से स्पेलिंग है इसके COLOBOMA, कोलोबोमा, ठीक है। कोलोबोमा माइल फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। ह्यूमन आई में माल फॉर्मेशन होती है। माल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर की बनावट में मतलब स्ट्रक्चर ठीक तरह से बना नहीं होता, ठीक है। स्ट्रक्चर की बनावट में कोई ना कोई डेफिशिएंसी, कोई कमी रह जाती है। इसकी वजह से कोलोबोमा हो सकता है। ये कॉन्जेनिटल ही होता है, अक्वायर्ड नहीं हो सकता। बिफोर बर्थ जब बेबी डिलीवर होता है, आफ्टर बर्थ जब बेबी डिलीवर होता है तो कोलोबोमा के साथ ही डिलीवर होता है। इसमें क्या होता है? डिफेक्ट्स होते हैं आईलिड, आईबॉल, लेंस, आइरस, प्यूपल, रेटिना, इसमें डिफेक्ट हो सकते हैं। जो भी आई का पार्ट डिफेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आईलिड डिफेक्ट हो रहा है तो हम कोलोबोमा, आईलिड कोलोबोमा बोलेंगे, उस आई के पार्ट को इसके कोलोबोमा के साथ मेंशन कर देंगे। मोस्टली इफेक्ट आईलिड इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। हमने पढ़ा आईलिड क्या है? हमारी थिन सिक्सटी फोल्ड स्किन होती है, जो जब हम आंख को बंद करते हैं तो जो स्किन हमें फील हो रही होती है हाथ लगाने से, वो स्किन आईलिड होती है। एंड आयरस और आईलिड मोस्ट कॉमन है, इसमें इफेक्ट हो सकते हैं। कोलोबोमा में क्या होता है? सम टिश्यूज मिसिंग हो सकते हैं, या सम पार्ट या कोई भी पार्ट मिसिंग हो सकते हैं। टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज वो होते हैं जो स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने में, स्ट्रक्चर को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। टिश्यूज हमारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और पार्ट्स क्या होते हैं? हमारे जो पार्ट्स हैं वो स्पेसिफिकली अपना एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कॉर्निया अपना एक अलग से फंक्शन परफॉर्म करता है, लेंस है ये एक अलग से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जो टिश्यूज होते हैं वो हमारी बॉडी को, हमारी आईज को सहारा देने के लिए अहम रोल प्ले करते हैं। अ क्लेफ्ट और गैप डिफेक्ट इन सम पार्ट ऑफ आई सच एज रेटिना, लेंस एटसेट्रा। आई के कुछ पार्ट्स होते हैं, उनमें क्लेफ्ट होता है, गैप होता है, ठीक है। उस गैप की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। सेवेरिटी ऑफ विजन लॉस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ क्लेफ्ट। उस वो क्लेफ्ट का जो साइज होता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट की कितनी विजन लॉस है। अगर वो क्लेफ्ट गैप साइज में ज़्यादा है तो सेवेरिटी ऑफ विजन भी ज़्यादा होगी। अगर वो कम है तो विजन लॉस भी कम होगी, वो माइल्ड लेवल पे आ जाएगी। देन हमारे पास है
इसका सच एज कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट, कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है? हमने जो आई के पार्ट्स में पढ़ा था कि आई का एक हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो जहाँ पे विजुअल इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट होती है, प्रोसेस होता है वहाँ पे। तो वो आई का हमारे ब्रेन का पार्ट अगर डैमेज हो जाए तो कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाती है। इसको कहते हैं CVI। CVI स्टैंड फॉर कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट। You people know visual cortex is a part of our brain, ठीक है। हम बेसिकली हम सब जानते हैं कि विजुअल कॉर्टेक्स क्या है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। विजुअल कॉर्टेक्स इज सिचुएटेड इन ऑक्सीपिटल लोब। हमारे ब्रेन की 4 लॉब्स होती हैं, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो ब्रेन का ये पार्ट कॉर्टिकल विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑक्सीपिटल लोब में। ऑक्सीपिटल लोब कहाँ पर है? हमारे हेड की बैक साइड पे। कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट CVI इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्योंकि इसका ताल्लुक ब्रेन से है, और ब्रेन से जिस डिसऑर्डर का भी ताल्लुक होगा वो न्यूरोलॉजिकल ही होगा। ऑल टर्म यूज फॉर CVI कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस। पहले इसके लिए कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस की टर्म यूज होती थी। कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसको विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसके अलावा कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉग्निटिव विजुअल इम्पेयरमेंट। ये 3-4 टर्म्स हैं जो इसके लिए यूज की जाती हैं, इनको याद रखना मैंडेटरी है। कॉजेज क्या क्या हैं? ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, हाइड्रोसेफेली, सेरेब्रल पल्जी, सेरेब्रल पल्जी, also called cerebral visual impairment भी इसको कहा जाता है। ये चौथी टर्म आ गई, तो ये सारी की सारी टर्म्स इस डिसऑर्डर के लिए याद रखना है। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसका ताल्लुक ब्रेन से है। देन आइज कैन सी, आंखें देख तो रही होती हैं, बट ब्रेन कैन नॉट इंटरप्रेट विजुअल इंफॉर्मेशन। ब्रेन उस विजुअल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं करता। आंखें तो देख रही हैं आई, क्योंकि आई का ओवरऑल स्ट्रक्चर, आई के सब ओवरऑल पार्ट्स बिल्कुल ठीक डेवलप है, लेकिन क्या है कि ब्रेन की जो है वो उस इंफॉर्मेशन को मैसेज भी लेके जा रही है ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक, लेकिन ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट नहीं कर रहा, ठीक है, उस वो प्रोसेस नहीं कर रहा जो आंखें देख रही हैं। तो इट्स मीन क्या है? कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट है। डिसफंक्शन ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स ब्रेन का पार्ट डिसफंक्शन होता है। विजुअल इम्पेयरमेंट कॉज्ड बाय ब्रेन प्रॉब्लम, ये विजुअल इम्पेयरमेंट किस वजह से होती है? ब्रेन प्रॉब्लम की वजह से। डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में डिफिकल्टी होती है बाय ब्रेन को डिफिकल्टी होती है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। नेक्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर है एनिरेडिया। एनिरेडिया क्या है? एनिरेडिया वो डिसऑर्डर है जिसमें हमारी आई का पार्ट, आइरस, जो हमारी आई का कलर्ड पार्ट है, वो इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है? आइरस हमारी, जैसे हमारे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि हमारी फिंगर टिप्स हैं, ओवरऑल दुनिया में हर किसी की जो फिंगर की टिप्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनके जो प्रिंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से हमारा आइरस भी फिंगर प्रिंट्स की मानिद है, ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, वो डिफरेंट होता है, किसी के साथ भी मैच नहीं होते उसके प्रिंट्स। तो ये एब्सेंट होता है, या तो मुकम्मल तौर पे एब्सेंट होगा या पार्शल, अंडर डेवलपमेंट होगा, या तो डेवलप हुआ ही नहीं, ये भी कॉन्जेनिटल ही होता है, अक्वायर्ड नहीं हो सकता, या तो डेवलप ही नहीं हुआ है आइरस, अगर डेवलप हुआ है तो पार्शल सा हुआ है, अंडर डेवलप्ड हुआ है, हाफ डेवलप हुआ है। तो इसमें क्या होता है? पार्शल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ आइरस ऑफ आई, सॉरी, रेयर कंडीशन यूजुअली एट बर्थ, ये एक नायाब सी कंडीशन है, एट बर्थ होती है, ठीक है। जब न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर होता है तो वो एनिडेडिया के साथ ही डिलीवर होता है। रिजल्ट इन सेंसिटिविटी टू लाइट, इसमें लाइट सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, एंड इम्पेयर्ड विजन, और विजन इम्पेयर्ड होती है। अच्छा, इसकी भी विजन डिपेंड करती है, अगर आइरस कुछ डेवलप हुआ है और कुछ डेवलप नहीं हुआ, तो आइरस की डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि इसकी विजन कितनी लॉस होगी। मे बेनिफिट फ्रॉम सन ग्लासेस, इसमें सन ग्लासेस रिकमेंड किए जाते हैं, ओवरऑल इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और यूजिंग मैग्नीफायर, इसके लिए मैग्नीफायर भी यूज़ किया जा सकते हैं,
देखें, आइरस हमारी आई का वो पार्ट है जो लाइट को, जब प्यूपल से लाइट अंदर एंटर होती है तो वो आइरस उसको सिकुड़ने और फैलने में मदद कर रहा होता है, आइरस के वो मसल्स। जब आइरस ही डेवलप नहीं हुआ तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हमारी आई में जाएगी। देन हमारे पास नेक्स्ट डिसऑर्डर है एनोफ्थेल्मिया। व्हाट इज एनोफ्थेल्मिया? ये भी कॉन्जेनिटल ही है। आज के जितने डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे कॉन्जेनिटल हैं। एनोफ्थेल्मिया क्या है? एनो का क्या मतलब होता है? नॉट, बिल्कुल है ही नहीं है, सिरे से। रेयर कंडीशन इन विच वन और बोथ आई, एक या दो दूसरी आंख। समटाइम ऐसा होता है कि एक आंख या समटाइम दोनों आंखें डिवेलप ही नहीं होती हैं। डेवलपमेंटल पीरियड में जब आईज नहीं डेवलप होती, बिल्कुल भी आई बॉल होता ही नहीं। आई सॉकेट जहाँ पे आई बॉल रखा जाता है वहां पे आई डेवलप ही नहीं होती है। व्हेन बोथ आईज आर इफेक्टेड, समटाइम दोनों आंखें इफेक्ट होती हैं, समटाइम एक आंख इफेक्ट होती है। आई बॉल ही नहीं होता, आई का स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है, कॉर्निया वगैरह कुछ भी नहीं होता वहां पे। आई बॉल की जगह पे कुछ वो वहां पे आई सॉकेट होती ही खाली है। इसमें क्या होता है, इसका रिजल्ट ही टोटल ब्लाइंडनेस होता है। इसमें ना तो लाइट परसेप्शन होती है, ना पेशेंट कुछ भी नहीं देख पाता, जो कि एनोफ्थेल्मिया के साथ है। देयर इज नो क्योर, इसका कोई भी एनोफ्थेल्मिया एनोफ्थेल्मिया का कोई भी ट्रीटमेंट है ही नहीं है। एब्सेंट ऑफ आइज, आइज होती ही नहीं है। प्रोस्थेटिक आइज कैन प्रोमोट प्रॉपर ग्रोथ, जब ताकि वो बोन्स की, जब आईबॉल ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो जो हमारी आईबॉल के साइड्स पर बोन्स हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है। तो इसलिए फिर ये कहते हैं कि प्रोस्थेटिक आई वहाँ पे एडजस्ट कर दी जाती है ताकि देखने में पर्सन जो है वो एक अच्छा मतलब इम्प्रेशन पड़े देखने वालों पर, और वहाँ हमारी जो बोन्स होती हैं उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके। अदरवाइज ग्रोथ ग्रोथ ठीक से नहीं होगी अगर वहाँ पे आई सॉकेट नहीं रखा जाएगा तो। देन हमारे पास है माइक्रोफ्थेल्मिया। माइक्रोफ्थेल्मिया का क्या मतलब होता है? माइक्रो मीन्स स्मॉल। ये भी एक रेयर डिसऑर्डर है एनोफ्थेल्मिया की तरह। यूजुअली इनहेरिटेड, ये भी इनहेरिटेड होता है। जितने भी कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर हैं वो इनहेरिटेड भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर माइक्रोफ्थेल्मिया या एल्बिनिज्म या किसी भी डिसऑर्डर के साथ पेरेंट्स हैं तो बेबी में भी वो डिसऑर्डर कन्वर्ट हो, ऐसा नहीं होता। समटाइम ऐसा होता है कि हो जाता है, समटाइम ऐसा होता है कि नहीं होता। विच वन और बोथ आईज आर एबनॉर्मली स्मॉल, एबनॉर्मली एक या दोनों आंखें स्मॉल होती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि दोनों आंखें स्मॉल होंगी, समटाइम ऐसा होगा कि एक आंख स्मॉल होगी और एक प्रॉपर डेवलप हो चुकी होगी। डिग्री ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट वेरी रिड्यूस विजन। ऐसा है कि जो डिग्री ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट है वो डिपेंड करती है कि आई कितनी डेवलप हुई है। देयर इज नो ट्रीटमेंट, नो क्योर, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है इन सर्टन केसेस। इस तरह के सर्टन केसेस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है अफेकिया। अच्छा ठीक है। अफेकिया में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ द लेंस ऑफ द आई। हमारी जो आंख होती है ह्यूमन की, इसमें लेंस एब्सेंट होता है, लेंस होता ही नहीं है। जैसे आइरस नहीं था और इसमें लेंस नहीं होता। और एनिरेडिया में क्या होता है? विजुअल एक्विटी रिड्यूस होती है। मैं मिस कर गई थी। समटाइम ये कॉन्जेनिटल भी हो सकता है। फेकिया कॉन्जेनिटल हो सकता है कि बिफोर बर्थ आइरस डेवलप नहीं होता, तो जो बेबी न्यू बॉर्न होता है वो फेकिया के साथ ही होता है। कॉज्ड बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ लेंस, सॉरी ऑफ अ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में जब सर्जरी की जाती है लेंस को रिमूव करने के लिए, आर्टिफिशियल लेंस लगाने के लिए, रिजल्ट ऑफ इंजरी, इंजरी की वजह से भी ये हो सकता है। अगर हेड ट्रॉमा हो गया, सॉरी आई पे कोई चोट लग गई है तो उसकी वजह से लेंस डैमेज हो सकता है। अगर डॉक्टर सर्जरी करते हुए कैटरैक्ट के साथ पेशेंट है, डॉक्टर सर्जरी करते हुए आर्टिफिशियल लेंस लगाना भूल जाए तो लेंस एब्सेंट हो जाता है, तो इसकी वजह से भी अफेकिया हो सकता है। लेंस का क्या फंक्शन होता है? लेंस हमारी ऑब्जेक्ट को फोकस करने में, आई फोकसिंग के लिए अहम रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो नियर ऑब्जेक्ट को, फार ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प कर रहा होता है। तो जब लेंस ही नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट को कैसे सीन कर पाएंगे? इसमें ब्लरी विजन होती है, डिस्टॉर्टेड विजन होती है। इसके अलावा अदर कॉजेज भी हो सकती हैं इसकी। विदाउट लेंस आई कैन नॉट एडजस्ट विद फोकस और फोकस ऑन सीइंग एट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे आई जो है वो फोकस नहीं कर सकती है। कॉन्टैक्ट लेंसेज इसमें यूज किए जा सकते हैं, आई ग्लासेस यूज की जा सकती हैं विजन को करेक्ट करने के लिए।
इन कैटरेक्ट सर्जरी, अच्छा ये चीज़ हो गई, आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी जब की जाती है तो डॉक्टर आर्टिफिशियल लेंस लगाना भूल जाते हैं, तो इससे भी अफेक्ट हो सकता है। देन हमारे पास है एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया क्या होता है? आल्सो कॉल्ड लेजी आई, इसको लेजी आई भी कहते हैं। विजुअल वीकनिंग हेल्दी आईज, ठीक है, आंख तो ठीक होती है लेकिन विजन जो है वो बहुत ज्यादा लॉस हो रही होती है इसमें। ब्रेन टर्न्स ऑफ वन आई, एक आंख के सिग्नल नहीं जा रहे होते ब्रेन की तरफ, सिग्नल नहीं होते हैं वहाँ पे, मतलब ब्रेन उसकी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर पाता। आई और ब्रेन के दरमियान में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वो करेक्टली वर्क नहीं कर पाते हैं। यूजुअली इफेक्ट वन आई, इसमें आमतौर पर एक ही आंख इफेक्ट होती है। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? विजन थेरेपी, आई एक्सरसाइजेज, आई एक्सरसाइजेज और आई ग्लासेस, यही ट्रीटमेंट है इसका, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हेमियानोपिया। हेमियानोपिया क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड हेमियानोप्सिया। हेमियानोप्सिया, हाफ ऑफ फील्ड ऑफ विजन इज इफेक्टेड, इसमें हाफ फील्ड ऑफ विजन इफेक्ट होती है। समटाइम ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड से फील्ड ऑफ विजन इफेक्ट हो रही है। फील्ड ऑफ विजन क्या होती है? हमारी ऊपर नीचे जो भी विदाउट मूविंग ऑफ ह्यूमन हेड, ह्यूमन का जो हेड है उसको मूव किए बगैर जो भी हमारी आई एरिया कवर कर रही है, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये हमारी विजुअल फील्ड होती है। तो हाफ विजुअल फील्ड इसमें लॉस होती है लेफ्ट साइड से, समटाइम ऐसा होता है, समटाइम राइट साइड से, लेकिन समटाइम ऐसा होता है एक आंख की लेफ्ट साइड से है, दूसरी आंख की राइट साइड से है। समटाइम ऐसा होता है कि अगर एक आंख की राइट साइड से विजुअल फील्ड इफेक्ट है तो दूसरी आंख की भी राइट साइड से होगी। यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम स्ट्रोक और ब्रेन इंजरी, ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकती है, स्ट्रोक किसी चोट की वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है। may affect the right or left side of the visual field. कॉज में इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी कॉजेज हो सकती हैं? हेड स्ट्रोक, हेड इंजरी और ब्रेन इंजरी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ब्रेन ट्यूमर अगर हो गया तो भी हेमियानोपिया हो सकता है। एनी पार्ट ऑफ ब्रेन में भी डैमेज, कोई भी ब्रेन का पार्ट डैमेज हो सकता है, जैसे कि विजुअल कॉर्टेक्स भी डैमेज हो सकता है। ट्रीटमेंट में इसमें क्या क्या है? प्रिज्मेटिक ग्लासेस दिए जाते हैं पेशेंट को। जी, तो ये हमारे थे आज के कुछ डिसऑर्डर, रिमेनिंग कुछ रह गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। कोशिश है कि इस वीकेंड पे हम इन डिसऑर्डर को प्रॉपर वाइंड अप कर दें। तो थैंक यू सो मच। कर लीजिएगा जी, ओवर टू तैयबा। यस, सबसे पहले मैं कोलोबोमा के बारे में बात करूंगी। तो हमने कोलोबोमा में पढ़ा कि मेलफॉर्मेशन की वजह से आई के किसी भी पार्ट में गैप रह जाता है, क्लेफ्ट रह जाता है, या कोई होल जो भी किसी पार्ट में हो तो उसे हम कहते हैं कोलोबोमा। तो अब ये भी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जिस आई पार्ट में कोलोबोमा होगा वो जो डिजीज है वो उस आई पार्ट को साथ मिला के वो जो डिजीज है उसकी टर्म उससे एसोसिएटेड हो जाएगी। यानी रेटिनल कोलोबोमा, इससे क्या पता चला कि रेटिना में क्लेफ्ट है, रेटिना में होल है, या जो गैप है वो रेटिना के अंदर है, तो रेटिनल कोलोबोमा कहलाएगी ये डिजीज। और अगर लेंस में हो तो लेंस कोलोबोमा। जी, थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है एथिकल कंसिडरेशंस के बारे में। एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है? एथिक्स ऑफ रिसर्च आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरल बिहेवियर्स विच शुड बी मेंटेन्ड व्हाइल कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी। जब भी किसी रिसर्च स्टडी को कंडक्ट किया जाएगा तो किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए या किन बातों से हमें अवॉइड करना चाहिए, यानी एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए। तो जो एथिक्स ऑफ रिसर्च है ये डायरेक्टली कंसर्न है डेटा कलेक्शन से, यानी डेटा कलेक्शन के वक्त हमें इन एथिक्स को मद्देनजर रखना चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि जब भी डाटा कलेक्शन होगी तो जिस सोर्स से हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है उसका रेफरेंस कोट करना चाहिए। ये एथिकल रिक्वायरमेंट है और रिसर्च की भी रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात कि जब भी लिटरेचर रिव्यू में जिन रेलिवेंट स्टडीज़ को हम यूज़ करते हैं या जिन रेलिवेंट रेफरेंसेस को हम अपनी लिटरेचर रिव्यू में कोट करते हैं उनका हमें एक प्रॉपर साइटेशन देनी चाहिए। ठीक है, जिन भी बुक्स को हमने कंसल्ट किया है अदर सोर्सेस को, तो प्रॉपर साइटेशन देनी चाहिए। एक बात, इसके अलावा जब भी रिसर्चर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगा, अपनी रिसर्च के लिए कोई टूल यूज़ करेगा, तो जो एक्सपर्ट ने बनाए हुए हैं स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ करने से पहले
उस इंडिविजुअल से परमिशन लेगा, उस फर्म से, या फिर उस वक्त जो उसको ऑनर कर रहा है उस इंडिविजुअल से परमिशन लेगा और फिर उसको यूज़ करेगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यानी एज इट इज़ रिसर्चर उसको अडॉप्ट करते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को अडेप्ट किया जाता है। रिसर्चर अपनी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकता है। और बाज़ ऐसे भी होते हैं जो कि ओपन हैं, फ्री सोर्सेज हैं, कि जब भी रिसर्चर उन्हें कंसल्ट करना चाहे, जब भी उनको यूज़ करना चाहिए अपनी रिसर्च में, जब और जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। ओके, सो इसके बाद जो भी हमने पॉपुलेशन अपनी चूज़ करनी है या फिर उसमें से सैंपल सेलेक्ट करना है, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। यानी अगर एक रिसर्चर का जो सुपरवाइज़र है उसको डिमांड करता है कि 4 to 500 का उनका सैंपल होना चाहिए, तो रिसर्चर को चाहिए कि वो उसको कन्विंस करे कि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है और उसमें से इतना सैंपल मिलना मुमकिन नहीं है या मुश्किल है, या इतना सैंपल वो नहीं ले सकते। तो क्या है कि 100 का सैंपल ले लें, लेकिन रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर हमारा सैंपल रियलिस्टिक होगा तो हमारा डेटा भी रियलिस्टिक होगा, यानी हमारी फाइंडिंग्स रियलिस्टिक होंगी और हम उनके रिगार्डिंग फिर यानी रियलिस्टिक रिकमेंडेशंस दे सकेंगे। तो हमारी जो रिसर्च है वो पर्पसफुल होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो क्या होना चाहिए कि सिर्फ उसी रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए कि जिसके लिए उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है। अच्छा, सैंपल से भी जो भी हमारा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है या जो पार्टिसिपेंट ऑफ रिसर्च है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में जिन इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो क्या कहलाते हैं, पार्टिसिपेंट्स ऑफ रिसर्च या फिर पार्टिसिपेंट्स ऑफ स्टडीज़। तो उन पार्टिसिपेंट से पहले इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेना है। वो रिटन भी हो सकता है, यानी रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, वो मैसेजिंग के थ्रू भी उन्हें अप्रोच किया जा सकता है और उनको अपनी रिसर्च के बारे में उनका क्या टाइटल है, उनका टॉपिक क्या है, उनकी रिसर्च का पर्पस क्या है, वो सारी की सारी उनको इन्फॉर्मेशन देंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि आप एग्रीड हैं। और फिर जब वो एग्री हो जाए तो फिर उनकी अवेलेबिलिटी के मुताबिक, यानी जब भी वो अवेलेबल हों तो उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया जाए। लेकिन ये एक बड़ी फॉल्स प्रैक्टिस है कि सैंपल से डायरेक्टली कंसर्न किया जाता है, कंसल्ट कर लेते हैं और उनके पास जाके वो विदाउट एनी परमिशन वो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अगर तो हमें ऐसे स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करना है जो कि अभी बच्चे हैं यानी एडल्ट्स नहीं हैं, तो फिर उनके पेरेंट्स से परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन परमिशन लेना लाजमी है, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लाजमी है। इसके बाद जैसे कि हमने बात की कि हमारा जो डेटा है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ये भी एक बड़ी फॉल्स प्रैक्टिस है कि अगर हमें ज़्यादा सैंपल रिक्वायर्ड है तो क्या करते हैं रिसर्चर्स के वो खुद ही अपने सैंपल्स के बिहाफ पे उनके क्वेश्चनेयर फिल कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उनकी रिसर्च है वो रियलिस्टिक नहीं होती, यानी उसका जो रिजल्ट्स हैं, वो फाइंडिंग्स हैं, वो उस तरह से नहीं आती, उनके रिजल्ट्स जनरलाइजेबल नहीं होते क्योंकि वो वैलिड नहीं होते, रिलायबल नहीं होते। तो क्या है कि जितना डेटा हमारा रियलिस्टिक होगा, हमारी फाइंडिंग्स उतनी ही रियलिस्टिक होंगी और उन्हीं के रिगार्डिंग फिर एक रिसर्चर बेहतर रिकमेंडेशंस दे सकता है। अच्छा, ये कुछ बातें थी। इसके अलावा हमें डेटा को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी हमने 1-2 पार्टिसिपेंट से करा लिया और हम समझें कि मतलब 3-4 का तो हम उसी से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, स्टेटमेंट्स को हेरा फेरी कर लेंगे या उनके ऑप्शंस टिक मार्क कर लेंगे, जो भी एग्रीड हैं, स्ट्रॉन्गली एग्रीड, डिसएग्री, न्यूट्रल, व्हाटएवर। तो जो भी उनके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो उसके मुताबिक उसको खुद ही फिल कर लेंगे। तो ये एक फॉल प्रैक्टिसेस हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, एक रिसर्चर को अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो ये कुछ बातें होगी। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, गैदर करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ठीक है, उस डेटा को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, यानी उसको मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई इंटरवेंशंस नहीं करना चाहिए। एज इट इज़ उस डेटा को हमें अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। फिर ये है कि जो इंडिविजुअल्स ओपिनियन है उनको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें उनके बारे में जजमेंटल नहीं होना कि फ़लाँ ने अगर ये ओपिनियन दी है कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट करते हुए या फिर अपने क्वेश्चन जब उनसे आपने फिल कराया है, तो जो भी वो आपको डेटा देंगे उसकी जो ओपिनियन है उसको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, यानी उसमें आपने न्यूट्रल रहना है, किसी किस्म के ऐसे कमेंट नहीं पास करने और ना ही उस डेटा को कंसील करना है, ना ही उस इंडिविजुअल का नाम डिस्क्लोज करना चाहिए जिससे
आपने डेटा लिया है, इसके अलावा जो दूसरों की एफर्ट्स हैं, यानी दूसरों के रेफरेंसेस अगर हम अपनी रिसर्च में कोड करते हैं, तो उन एफर्ट्स को हमें यूं नहीं प्रिटेंड करना चाहिए कि ये हमारा अपना काम है। यानी जिसकी एफर्ट्स हैं वो उसी के एफर्ट्स हैं, आप रियलिस्टिक होके अपनी रिसर्च पे काम करेंगे। फिर ये कि जो दूसरों की ओपिनियंस हैं, दूसरों के जो कंसेप्ट्स हैं, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। उनके प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली दोहराना नहीं चाहिए, उनको बार बार उन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये तो हो गई एथिकल कंसिडरेशंस। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम पढ़ेंगे, वो है रीजनिंग। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग हमेशा लॉजिक्स की बेस पे होती हैं, और क्या कहते हैं कि जो भी हम सोचते हैं या समझते हैं और जिनकी बेसिस पे हम जजमेंट करते हैं लॉजिकली, वो क्या है? रीजन। ठीक है, यानी द पावर ऑफ माइंड टू थिंक एंड अंडरस्टैंड द जजमेंट्स लॉजिकली। तो ये क्या है? रीजंस। तो रीजनिंग की दो टाइप्स हैं, डिडक्टिव रीजनिंग यानी जनरल टू स्पेसिफिक, इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक टू जनरल। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इसको मिक्सअप कर देते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। तो जो डिडक्टिव रीजनिंग है, इसमें हम अल्फाबेटिक ऑर्डर को देखते हैं कि डी पहले आ रहा है, तो उधर से फिर जनरल का जी भी पहले आ रहा है, यानी डी एंड जी दोनों पहले पहले आ रहे हैं। अब वहाँ इंडक्टिव है, इंडक्टिव रीजनिंग में आई पहले आ रहा है। अगर हम उसको देखें कि जो उसका दूसरा मतलब है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी एस, तो एस भी बाद में आ रहा है और आई भी बाद में आ रहा है। उधर से डी पहले आ रहा था और जी भी पहले आ रहा था। तो ये एक ट्रिक है जिससे हमें याद रखने में आसानी होगी कि पहले डिडक्टिव रीजनिंग है यानी जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? स्पेसिफिक टू जनरल। अब हम ये देखते हैं कि ये होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। कोई भी चीज जो कि जनरलाइजेबल है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो कि जनरल कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पे बच्चों को ये पता होता है कि परिंदे जो हैं वो परों से उड़ते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को ये तो नहीं मालूम होता कि कुछ परिंदे ऐसे भी हैं कि जो दौड़ते हैं, उड़ते नहीं हैं। अगर किसी बच्चे ने शुतुरमुर्ग को नहीं देखा तो वो क्या समझेगा कि ये अगर बर्ड है तो ये भी उड़ता होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता अभी कि वो दौड़ सकता है। यानी कि ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि बर्ड्स फ्लाई करते हैं। तो जब वो ऑब्जर्व करेंगे और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, वो स्टडी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर उनको पता चलेगा कि नहीं, अच्छा कुछ परिंदे ऐसे भी हैं जो दौड़ते हैं, उड़ते नहीं हैं। तो यानी किसी जनरल कॉन्सेप्ट को किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, किसी स्पेसिफिक फिनोमेना के अगेंस्ट अप्लाई करना, ये क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक है। ठीक है, और मिसाल के तौर पे अगर हम इसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है कि एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि तमाम बच्चों को अगर हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से पढ़ाएंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे, उनको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि उनकी लर्निंग इनहेंस होगी, वो अपनी एक्टिविटीज़ में उनकी एंगेजमेंट ज़्यादा होगी, यानी कि जो उनकी पार्टिसिपेशन है वो उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट होगी और उनकी प्रोग्रेस अच्छी हो जाएगी। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ डाइवर्स लर्नर्स भी हैं, मौजूद हैं, कि जिनमें स्लो लर्नर को हम ले लेते हैं। तो स्लो लर्नर है, अब एक जो इंडिविजुअल है या जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, वो ये सोचता है कि अगर बाकी बच्चों को असिस्टिव टेक्नोलॉजी की हेल्प से पढ़ाने से उनकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो सकता है, उनकी लर्निंग को बेटर बनाया जा सकता है, तो इनके लिए भी वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ या टास्क एनालिसिस मेथड के थ्रू या जिस तरह से भी उनकी लर्निंग के अकॉर्डिंग वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई करते हैं, अडेप्ट करते हैं, तो वो समझते हैं कि इसको भी हम इनकी चैलेंजेस को भी ओवरकम किया जा सकता है, यानी इसकी लर्निंग को भी इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इसकी इंगेजमेंट को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। तो ये क्या है? एक जनरल कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसको एक जनरल परसेप्शन को स्पेसिफिक केस के ऊपर अप्लाई कर दिया। ये क्या हुआ? जनरल टू स्पेसिफिक, यानी जनरल केस को हम किसी स्पेसिफिक केस पे अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज है इंडक्टिव रीजनिंग, यानी स्पेसिफिक टू जनरल। अब किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यानी कोई भी स्पेसिफिक हमारा कॉन्सेप्ट है और उसको हम जनरलाइज करने के लिए, किसी जनरल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यूज करना, क्या कहलाता है?
इंडक्टिव रीजनिंग या फिर स्पेसिफिक टू जनरल, यानी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हम जनरल सेटिंग्स में अप्लाई करते हैं जनरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक XYZ रिसर्च में एक फाइंडिंग आई कि सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मिड टेक डिवाइसेस अवेलेबल हैं। तो अब उसको जनरलाइज किया गया कि अगर स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए मिड टेक डिवाइसेस अवेलेबल हैं तो यकीनन या मे बी जनरल इंस्टीट्यूशंस में या हायर एजुकेशन लेवल पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी यही डिवाइसेस यूज हो रही हों। तो ये क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग है, यानी उसको जनरलाइज कर दिया एक स्पेसिफिक। ये तो केस था जो अगर हम स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें कि उसमें जब मिड टेक डिवाइसेस अवेलेबल हैं तो ये क्या हुआ, एक स्पेसिफिक केस है स्पेशल एजुकेशन का। और इस कंसेप्ट को, इस परसेप्शन को जनरलाइज कर दिया गया कि हायर एजुकेशन लेवल पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में और जो भी जनरल सेटिंग्स के अंदर भी मे बी यही डिवाइसेस यूज़ हो रही हों। तो ये हमारे पास आ गई इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये हमारा आज का लेक्चर था इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का। हमने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा और हमने ये देखा कि रीजनिंग जो क्या होते हैं कि लॉजिक्स की बेस पे होती हैं। इसके अलावा हमने आज एथिकल कंसिडरेशंस को देखा कि कौन कौन सी एथिक्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हुए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ओके, थैंक यू ऑल। इंशाल्लाह हम नई क्लास के साथ कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीखकर बाइज्जत कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।